आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी दिलचस्प और बोल्ड थियरी पर बात करने वाले हैं जो शायद ग्लोबल कॉर्पोरेट पावर को देखने का नजरिया ही बदल दे। दरअसल ये एक ऐसा दावा है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे कुछ चुनिंदा और अदृश्य ताकतें पर्दे के पीछे से पूरी दुनिया के बिजनेस की दिशा तय कर रही हैं। तो चलिए सीधे आज के इस विषय में उतरते हैं। आज की चर्चा एक प्याज छीलने जैसी होने वाली है। हम सबसे पहले आधुनिक बिग 3 एसेट मैनेजर्स की परत से शुरुआत करेंगे, फिर थोड़ा इतिहास में जाकर साम्राज्यों के पतन को समझेंगे, फिर IMF आर्थर लुइस मॉडल पर चर्चा करेंगे और अंत में आज के दौर के ESG टूल को डिकोड करेंगे। तो सबसे पहली लेयर यानी द बिग 3 एसेट मैनेजर्स। आजकल आपने ध्यान दिया होगा कि दुनिया भर की लोकल कंपनियां भी एक जैसी सख्त ग्लोबल HR और कॉर्पोरेट पॉलिसी क्यों फॉलो करती हैं? इसके पीछे का मुख्य कारण ये एसेट मैनेजर्स हैं। जब भी इन कंपनियों को इंटरनेशनल फंड्स चाहिए होते हैं या अपना IPO लाना होता है तो उन्हें इन्हीं निवेशकों की शर्तों को मानना पड़ता है। और यहीं से इस थ्योरी का वो हैरान कर देने वाला सवाल सामने आता है। क्या वाकई में सिर्फ 3 कंपनियां इस पूरी दुनिया को चला रही हैं? इस पूरे विश्लेषण का केंद्र ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट हैं। इन तीनों का प्रभाव इतना विशाल है कि इन्हें ही द बिग 3 कहा जाता है। इनका दबदबा असल में कितना बड़ा है, इसे जरा इस आंकड़े से समझिए। 10 से 20 ट्रिलियन डॉलर्स। सच में ये एक बहुत ही विशाल रकम है। हालांकि यहाँ एक निष्पक्ष बात यह है कि ये इनका अपना निजी पैसा नहीं है। ये दरअसल दुनिया भर के आम सरकारी कर्मचारियों के पेंशन फंड्स और कुछ बड़े अरबपतियों का पैसा है जिससे ये बिग 3 केवल निवेश करने का काम करते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो यहाँ आती है कि आखिर ये सारा पैसा निवेश कहाँ होता है। कमाल की बात देखिए, अमेरिका की टॉप 500 कंपनियों यानी S&P 500 में से लगभग 80% कंपनियों में इन एसेट मैनेजर्स का मेजॉरिटी शेयर है। जरा सोचिए, इतनी बड़ी हिस्सेदारी होने का सीधा मतलब है कि उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को कंट्रोल करने की एक बेजोड़ ताकत आ जाती है। लेकिन एक बात तो तय है, इतनी बड़ी वित्तीय शक्ति रातों रात प्रकट नहीं हो सकती। तो आइए दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, फ्रॉम एम्पायर्स टू इकोनॉमिक कंट्रोल। इस थ्योरी के मुताबिक इस व्यवस्था की असल जड़ें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए ऐतिहासिक बदलावों में छिपी हैं। अगर हम 1940 के दशक की टाइमलाइन देखें तो रॉकफेलर साम्राज्य पूरी दुनिया में युद्ध के लिए तेल सप्लाई कर रहा था, लेकिन जब युद्ध के दौरान जर्मनी का तेल कटा तो उन्होंने सिंथेटिक फ्यूल यानी कृत्रिम ईंधन बना लिया। इस विश्लेषण का दावा है कि इस नई तकनीक से अपने एकाधिकार को खतरे में देखकर अमेरिका ने रणनीतिक रूप से यूरोपीय ताकतों को अपनी कॉलोनियां छोड़ने पर मजबूर किया ताकि कच्चे तेल का एक खुला और बिना रोक-टोक वाला ग्लोबल मार्केट बन सके। तो ये जो कॉलोनियों का अंत था वो आज़ादी से ज़्यादा एक तरह का शिफ्ट था। पुराने दौर का जो उपनिवेशवाद था, जहाँ ज़मीन पर फौज रखकर भौतिक कब्जा करना पड़ता था, वो बहुत महंगा था। उसकी जगह ले ली नव उपनिवेशवाद ने, एक नया सिस्टम जहाँ देशों को दूर बैठकर उनकी इकोनॉमी और डेवलपमेंट पॉलिसीज़ के जरिए बहुत ही स्मार्ट तरीके से कंट्रोल किया जाने लगा। अब इस नए आर्थिक सिस्टम को ज़मीन पर कैसे उतारा जाए, यहाँ एंट्री होती है तीसरे हिस्से की, IMF और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। थ्योरी के अनुसार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं को इसीलिए बनाया गया ताकि विकासशील देशों को इस नई वैश्विक अर्थव्यवस्था में बांधा जा सके। इसे अफ्रीका के देश गिनी के उदाहरण से बहुत गहराई से समझा जा सकता है। गिनी के पास दुनिया का लगभग 1/3 बॉक्साइट है, वही खनिज जिससे एल्युमिनियम बनता है। लेकिन वहां के आम नागरिकों के पास आज भी बुनियादी बिजली तक नहीं है। हैरानी की बात यह है कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट लोन्स का इस्तेमाल वहां स्कूल या विकास के लिए नहीं, बल्कि महज एक 136 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाने के लिए किया गया ताकि खदानों से खनिज निकालकर सीधे पोर्ट के रास्ते पश्चिमी देशों तक पहुंचाया जा सके। पर आखिर वो कौन सा आर्थिक सिद्धांत है जो इस पूरी वैश्विक असमानता को एक तरह से सही ठहराता है? आइए चौथे हिस्से पर नजर डालते हैं, द आर्थर लुइस ग्रोथ मॉडल। ये मॉडल आखिर कहता क्या है? ये एक ऐसा ढांचा है जो सुझाता है कि किसी भी राष्ट्रीय विकास के लिए आबादी के एक बड़े हिस्से को बिल्कुल न्यूनतम वेतन पर रखना जरूरी है। ऐसा इसलिए ताकि इंडस्ट्रीज अपने मुनाफे को कर्मचारियों में बांटने के बजाय लगातार वापस अपने बिजनेस में निवेश कर सकें।
यानी विकासशील देशों में मजदूरी को जानबूझकर कम रखना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि इंडस्ट्रियल दबदबा बनाए रखने की एक रणनीति है। और अब हम आते हैं वापस आज के दौर में। हमारे 5वें और आखिरी हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे ऐतिहासिक रिसोर्स कंट्रोल को आज के ESG यानी एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस फ्रेमवर्क के साथ बहुत ही बारीकी से जोड़ दिया गया है। सोर्स मटेरियल के अनुसार तर्क ये है कि यूरोप के पास जमीन और प्राकृतिक संसाधनों की कमी थी, तो उन्होंने बहुत ही चतुराई से ग्रीन टेक का एक नया एकाधिकार खड़ा कर लिया, जैसे डेनमार्क का विंड टर्बाइन पर या नॉर्वे का हाइड्रोजन टेक पर होल्ड है। और अब विकासशील देशों पर भारी दबाव डाला जा रहा है कि वो अपने विकास के लिए इन्हीं पश्चिमी ग्रीन तकनीकों को खरीदें और अपनाएं। हालांकि इतिहास में ऐसा नहीं है कि इसका विरोध नहीं हुआ। 1972 के स्टॉकहोम रिबेलियन में विकासशील देशों ने ये साफ तर्क दिया कि पश्चिमी देशों के पर्यावरण नियमों को थोपने से पहले उन्हें अपनी गरीबी मिटानी है। उस वक्त की भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का वो प्रसिद्ध कथन इसी बात पर जोर देता है कि गरीबी ही सबसे बड़ा प्रदूषक है। तो आज के इस नए जमाने में इस विरोध को कैसे मैनेज किया जाता है? इस विश्लेषण की एक बहुत ही अलग और गैर पारंपरिक व्याख्या है कि ESG को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। E यानी पर्यावरण का उपयोग महंगी ग्रीन तकनीक को जबरन अपनाने का दबाव बनाने के लिए, S यानी सोशल का उपयोग NGO और मीडिया के जरिए प्रेशर बनाने के लिए, और G यानी गवर्नेंस का इस्तेमाल बड़े पारिवारिक व्यापारिक घरानों के शेयर्स को कमजोर करने के लिए होता है। आइए इस कॉर्पोरेट गेम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले चरण में एसेट मैनेजर्स अदानी या अंबानी जैसी लोकल फैमिली मोनोपोलीज से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने और उनके शेयर्स डाइल्यूट करने की मांग करते हैं। अगर बात नहीं बनती तो दूसरे चरण में बाहर से वित्त पोषित NGOs विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं, और आखिरी चरण में मीडिया भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है, जिससे उन कंपनियों की ESG रेटिंग एकदम से गिर जाती है और उन्हें ग्लोबल बैंकों से लोन मिलना बंद हो जाता है। तो इन सब बातों पे गौर करने के बाद एक बहुत ही बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल दिमाग में जरूर आता है। आखिर वैश्विक कॉरपोरेट दुनिया के नियम तय कौन कर रहा है? इतिहास के पन्नों से लेकर आज की मॉडर्न फाइनेंस तक इस सोर्स मटेरियल ने जो कनेक्शंस जोड़े हैं वो वाकई सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इससे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।